मैं डॉक्टर अमित कुशवाहा, लखनऊ विश्वविद्यालय से, राजनीति शास्त्र विभाग से। और आज मैं राजनीतिक विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांतों, संकल्पनाओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इकाई 5 और इकाई 6, जिसमें 2 विषय आते हैं मूलतः। एक न्याय का संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, और दूसरी संकल्पना है कि अधिकार का स्वरूप क्या है, राइट्स किसे कहते हैं और उसकी संकल्पना कैसी है। और तमाम वैचारिक परिवेश में एक बहुआयामी दृष्टिकोण से हम इन न्याय की संकल्पनाओं को और अधिकार की संकल्पनाओं को कैसे समझ सकते हैं। तो आज चलिए इन्हीं 2 विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम न्याय की संकल्पना पर चर्चा करेंगे, चूँकि एक न्याय एक ऐसा विषय है जो कि मूलभूत रूप से राजनीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की आधारभूत संकल्पना में से एक है। जैसे हम आधारभूत संकल्पनाओं में स्वतंत्रता को, न्याय को, जस्टिस को एक मूलभूत आवश्यकता मानते हैं, मूलभूत संकल्पना मानते हैं, और मानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र की विचारधारा की शुरुआत और राजनीतिक विचारधारा की जो प्रणाली का विकास है, वो सारी इन्हीं संकल्पनाओं पर आधारित है। और जिसके आधार पर हम कानून, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूलभूत शब्दों को भी, मूलभूत संकल्पनाओं को, उन शब्दों के प्रकार को, उनके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। तो कानून का स्वरूप कैसा हो राज्य में कानून की स्वीकार्यता कैसे हो, एक नागरिक समाज राज्य के साथ जब समन्वय बनाता है तो वो कानून को कितना स्वीकार करे, कितना प्रतिकार करे, कानून के साथ उसका कैसा समन्वय होना चाहिए, कानून का स्वरूप कैसा होना चाहिए। फिर एक दूसरा विषय आता है स्वतंत्रता, लिबर्टी, जो कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक सिद्धांतों की आधारशिला ही लिबर्टी पर टिकी हुई है। क्योंकि राज्य की संकल्पना बनने के साथ जब व्यक्तियों ने अपनी संप्रभुता का त्याग किया, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग किया, तो एक राजनीतिक स्वतंत्रता के विषय में चर्चा राजनीति शास्त्र में होने लगी, जो कि एक लिबर्टी के फॉर्मेट में है। और हमने देखा है कि दुनिया की तमाम पश्चिमी सभ्यताओं में, पश्चिमी संस्कृतियों में लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी जैसे विषयों पर बहुत एक रिग्रेस, एक बड़ा सघन शोध प्रशोध की लड़ाई चली है, एक संघर्ष चला है, जिसके आधार पर ये संकल्पनाएं विकसित हुई हैं कि वास्तविक रूप से स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए कितनी आवश्यक है, स्वतंत्रता का पर्याय क्या है, स्वतंत्रता का आधार क्या होना चाहिए एक सभ्य समाज में। और समाज और एक राज्य की जो संकल्पना है, वो स्वतंत्रताओं को व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से सुनिश्चित करे, एक व्यक्ति का राज्य के साथ जो समन्वय है, जो आधारभूत एक संबंध है, उस संबंध को किस तरीके से पुनर्भाषित करे। ये एक बहुत बड़ा विषय राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों में है कि स्वतंत्रता के आधारभूत स्तंभों को समझा जाए। स्वतंत्रता चूंकि एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, तो उस आधार को स्वतंत्रता, लिबर्टी के समझने का प्रयास है। समानता का, एक इक्वालिटी का भी संकल्पना जो है वो बहुत ही व्यापक संकल्पना है। एक किसी भी व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार एक समाज में वो उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन जीने का अधिकार है। क्योंकि जब तक व्यक्ति समान नहीं होगा, उसे अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं होगी, और व्यक्ति अपने अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकता, और अपने अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जो समानता का, इक्वालिटी का जो सिद्धांत है, ये तमाम भेदभावों को खत्म करता है। और इन भेदभावों को खत्म होने के साथ जो समान कानून और स्वतंत्रता और समानता, 3 बड़ी संकल्पनाएं हैं। आज 2 बड़ी संकल्पनाएं हम और चर्चा करने वाले हैं। उसमें से है न्याय और दूसरी संकल्पना है अधिकार। एक व्यक्ति और राज्य के बीच में आपस में जो संबंध है, उसको उसको न्याय के आधार पर कैसे पुनर्भाषित किया जा सकता है, क्योंकि न्याय की आवश्यकता क्या है। तो कुछ मूलभूत प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आते हैं जब न्याय की संकल्पना की पर हम चर्चा करते हैं, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य समझने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ साथ हम सामाजिक और वैचारिक स्तर पे न्याय की संकल्पना को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि न्याय का आखिर में समाज में आवश्यकता क्या है, न्याय का स्वरूप कैसा है। देखिए, एक प्राचीन समय से न्याय की एक बड़ी अजीबोगरीब परंपराएं चली आ रही हैं। न्याय की अवधारणा को लेकर तमाम समाजों में तमाम तरह की भ्रांतियां रही हैं, तमाम तरह की परंपराएं रही हैं जो न्याय से पोषित रही हैं और न्याय को स्थापित करने वाली रही हैं। मत्स्य न्याय के विषय में भी चर्चा होती है,
और जैसे को तैसे के भी सिद्धांतों की भी चर्चा होती है। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से न्याय को समझने की कोशिश करते हैं, तो न्याय की बहुत सारी धाराएँ और धारणाएँ हमारे भारतीय चिंतन परंपरा में व्यापक रूप से रही हैं। लेकिन हम जब पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं, तो देखते हैं कि न्याय की संकल्पना हमारे एक ऑन जस्ट समाज, एक न्यायपूर्ण समाज की संकल्पना के साथ जुड़ी हुई है, कि जो एक 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 संगत समाज को, एक न्याय संगत समाज को जोड़कर देखी जाती है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यताओं के का इतिहास, उनका अनुभव एक अलग तरीके का रहा है। पूर्वी जो हमारे देश हैं, पूर्वी जो पूर्वी च अ, ब पूर्वी अ, तरफ के देश हैं, जिसमें हम भारत, चीन जैसी प्राचीन सभ्यताओं के विषय में चर्चा करते हैं, तो न्याय की संकल्पना वहाँ के राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग तरीके की है। वहाँ का अनुभव लोगों का अलग है, वहाँ के ऐतिहासिक जो जो विकास है, वो एक अलग तरीके का ऐतिहासिक विकास है। लेकिन पश्चिमी समाज में आप देखिए कि ग्रीक, स्पार्टा, एथेंस, रोम, ये तमाम ऐसी साम्राज्य रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति ने बहुत संघर्षों से वो राजनीतिक समानता को अर्जित किया है, स्वतंत्रता को अर्जित किया है, कानून और न्याय जैसी संकल्पनाओं को स्थापित किया है। एक कहने की प्रक्रिया है कि एक मनुष्य के सतत परिश्रम का परिणाम है ये संकल्पनाएँ, राजनीतिक विचार बिंदु का केंद्र बन गई। लेकिन ये अंतर हमारे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में और हमारे सनातन जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, जिसे हम पूर्वी देशों का राजनीतिक चिंतन भी कहते हैं, इंडिक पॉलिटिकल थॉट भी कहते हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं में ये अंतर, मूलभूत अंतर समझना बहुत आवश्यक है, और तभी हम न्याय को व्यापक रूप से समझ सकते हैं। क्योंकि न्याय की संकल्पना कोई सार्वभौमिक नहीं है। न्याय की संकल्पना राजनीतिक हिसाब से, जो अगर हम आज के परिवेश में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सामाजिक न्याय की संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। न्याय समाज में कितना आवश्यक है, एक सभ्य समाज के लिए कितना आवश्यक है, एक बड़ा ही गूढ़ विषय है समाज का। क्योंकि समाज का अस्तित्व ही न्याय पर टिका हुआ है। और क्योंकि जब व्यक्ति राज्य में रहने के लिए उसने स्वीकार किया, एक अपनी इच्छा से, उसकी आंतरिक इच्छा थी, एक सामाजिक इच्छा थी, और एक उसकी स्वतः स्वतः की इच्छा थी, जिसके आधार पर रूसो कहते हैं ना, एक व्यक्तिगत विल होती है, एक जर्नल विल होती है, और एक सामान्य इच्छा होती है, जिसके आधार पर हम एक समाज में बंधने का प्रयास करते हैं, एक समाज के नियम कायदों को मानते हैं, और एक समाज में सह अस्तित्व की भावना से हम समाज के भीतर रहने का और अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जब समाज के दायरे में आया, या व्यक्ति समाज के दायरे में रहता हुआ अपने खुद के विकास के लिए जब उसने सोचा, तो न्याय की संकल्पना बहुत आवश्यक है। क्योंकि न्याय की संकल्पना पे ही समाज टिका हुआ है। क्योंकि जब समाज में अन्याय होगा, तो वो सामाजिक दायरा टूटेगा, सामाजिक संकल्पनाएं बिखरेंगी, राजनीतिक संरचनाएं बिखरेंगी, और एक वर्ग विशेष शोषित होगा, और फिर उस शोषण के साथ फिर वो एक नए समाज का प्रस्फुटन होगा, और नया समाज बनेगा, और फिर एक रिग्रेस प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए न्याय की संकल्पना सही मायने में एक सभ्य समाज को स्थापित करने वाली है। प्लेटो की जो राजनीतिक सिद्धांत की जो पुस्तक है, उसमें रिपब्लिक में वो कहते हैं कि न्याय की संकल्पना एक न्याय संगत समाज के लिए आवश्यक है। और वो कहते हैं कि न्याय इसलिए आवश्यक है, क्योंकि तमाम तरह की जो असमानताएं समाज में हैं, अन्याय समाज में है, जो दोष है समाज का, उसे दूर किया जा सके। क्योंकि प्लेटो से लेके अरस्तु तक अगर हम पूरा इस कालखंड को देखें, तो ग्रीक सोसाइटी, स्पार्टन सोसाइटी में बहुत रिग्रेस कॉन्फ्लिक्ट हैं, और वो चाहते हैं कि समाज में सभ्यता का विकास हो, समाज में स्थिरता आए, और समाज में स्थिरता तभी आ सकती है जब न्याय की संकल्पनाएं स्थापित होंगी, जो कानून की अवधारणाएं स्थापित होंगी, स्वतंत्रता की अवधारणा स्थापित होगी, और एक राज्य और राजा, जो एक दार्शनिक राजा है, वो अपने लोगों के साथ, अपने राज्य में रहने वाले लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा, न्यायोचित व्यवहार करेगा, और न्यायोचित व्यवहार करके ही समाज में एक हम सभ्य समाज, एक न्याय संगत समाज व्यक्ति स्थापित कर पाएगा, जिसमें सभी के सह अस्तित्व की भावना सुनिश्चित हो जाएगी, और सभी का विकास सुनिश्चित होगा। और वो कहते हैं कि राज्य के बनने की प्रक्रिया के पीछे मुख्य उद्देश्य भी यही है कि कैसे हम एक शांतिपूर्ण परिवेश में हर व्यक्ति अपने जीवन का विस्तार कर सके, अपने जीवन को जी सके। इसीलिए शायद समाज और राज्य की जो जो संकल्पनाएं हैं, राज्य की परिभाषाएं हैं, वो राजनीतिक शास्त्र में गढ़ी गई, जिस पर एक लंबे समय तक चर्चा
परिचर्चा और सार्थक चर्चाओं का एक बड़ा लंबा दौर चलता आया है। तमाम तरह की बातें इसमें सम्मिलित होती हैं, तमाम तरह के डिस्कोर्स, तमाम तरह की विचारधाराएँ अपने-अपने तरीके से न्याय की संकल्पनाओं को समझाने का, न्याय को समझने का प्रयास कर रही हैं, और न्याय का जो अर्थ है, जिसे अगर हम इस संदर्भ में देखें, तो एक एक न्याय को समझना है तो एक बहुआयामी स्वभाव को समझना होगा समाज के। आयामी स्वभाव, हर व्यक्ति की अपेक्षाएँ अलग हैं, हर व्यक्ति की आवश्यकताएँ अलग हैं, हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग हैं, हर व्यक्ति का चिंतन, मनन, मानस अलग एक तरीके का है। और जब हम न्याय की संकल्पना को समझते हैं, तो वो एक मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है, जो मनुष्य के स्वभाव की, उसको भी समझना आवश्यक है। मैं प्रारंभ में हमने इस बात को की शुरुआत भी इसी बात से की कि हर समाज के लिए न्याय की संकल्पनाएँ अलग-अलग हैं। आज हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मानव अधिकारों की बात करते हैं, जिनको हम प्राकृतिक अधिकारों के समतुल्य मानते हैं, और हम मानते हैं कि मनुष्य के जन्म के साथ मानव के कुछ मूलभूत अधिकार जो समाज और प्रकृति ने दिए हैं, और वो समाज भी उनकी सुरक्षा करने के लिए बाध्य है, और इस जिसको हम मानवाधिकारों की श्रृंखला और मानवाधिकारों के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो ये आप देखिए कि मानवाधिकारों का जो परिवेश है, जो परिभाषा है, वो हर समाज के लिए अलग है। मानवाधिकार भी एक तरीके से सार्वभौमिक नहीं है। एक समाज के लिए, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए वो एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है कि नहीं, हम मनुष्य के इन मूलभूत चीज़ों को के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं। लेकिन जैसे ही हम पूर्व की तरफ आते हैं या दक्षिण की तरफ जाते हैं, या वेस्ट एशिया जैसे देशों में, जहाँ इस्लामिक सिविलाइजेशनल हैं, और वो जहाँ का समाज धर्म केंद्रित समाज है, वहाँ पर मानवाधिकारों की परिभाषाएँ बदल जाती हैं। वहाँ पर उनके विचार, उनका उनका मूल जो उद्देश्य है, वो बदल जाता है। और इस तरीके से हर देश और समाज में कानून और व्यवस्थाएँ एक तरीके की भिन्न-भिन्न हैं। इन्हें एक रूप में बाँधने का प्रयास किया जाता रहा है, और कोशिश ये की जाती रही है कि तमाम संकल्पनाओं को एक धागे में पिरोया जाए, और हर मानव समाज के लिए ये संकल्पनाएँ एक सार्वभौमिक रूप से उसके जीवन का, उसके राजनीतिक चिंतन का आधार बने। तो एक राजनीति के सिद्धांत में ये सारी बातें भी एक कहीं न कहीं क्रम में चलती हैं कि कैसे-कैसे हम कुछ बातों को सार्वभौमिक बना सकें, और उन सार्वभौमिक बनाने के साथ ही हम उन्हें सर्व समाज पर स्थापित कर सकें, लागू कर सकें, ताकि सर्व समाज एक रूप से कानून और परंपराओं से बंध जाए, और एक समाज में एक समन्वय विभिन्न समाजों का आपस में बनने की प्रक्रिया शुरू हो। तो कानून का जो अर्थ है, एक बहुआयामी स्वभाव को समझने के पीछे उद्देश्य में छुपा हुआ है। न्याय की संकल्पना का आधार ही एक एक तरीके से कहें कि समतावादी बोध पर आधारित है। जब तक एक व्यक्ति के भीतर समतावादी बोध नहीं आएगा कि हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन का, उसकी संपत्ति का, उसके अधिकारों को, उनके अधिकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, के सही मायने में एक समतामूलक समाज, एक समतावादी इस बोध से चलेगा। इस बोध के आधार पर एक समतामूलक समाज क्या है, स्थापित होगा, और जब समतामूलक समाज स्थापित होगा, तभी न्याय की संकल्पनाएं गढ़ी जा सकती हैं। अपेक्षा की जा सकती है किसी समाज से कि किसी व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कि कोई समाज अपेक्षा कर सकता है कि बहुसंख्यक समाज से उसे न्याय मिलेगा। एक बहुसंख्यक समाज राज्य से अपेक्षा कर सकता है कि उसे उसके धर्म के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, या जिस आधार पे उसे बहुसंख्यक का दर्जा दिया है या अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है, उसे उस समाज, उस राज्य से उस न्याय मिलेगा। तो न्याय की संकल्पना तभी संभव हो सकती है जब समतावादी बोध का आगमन समाज में होगा। जब तक हम समतावादी बोध से ही नहीं प्रभावित होंगे, तो हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि न्याय की संकल्पना भी समाज में संभव है। क्योंकि समता का जो बोध, हम सब समान हैं, हम सबके अधिकारों की सुरक्षा जब राज्य नहीं कर सकता या राज्य करने में असक्षम है, तब तक न्यायपूर्ण समाज नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर देखें कि एक ऐसा समाज जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, जहाँ पर आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, और आपस में लोग आपस में समाज एक तरीके की नागरिक एक सिविल वॉर जैसी स्थिति है, नागरिक द्वंद्व, केओस है एक तरीके का। ऐसे समाज में हम न्याय की संकल्पना नहीं कर सकते।
न्याय की संकल्पना वहीं पर हो सकती है जहाँ समाज स्थिर होगा, जहाँ समाज कानून के आधार पर होगा, जहाँ समाज संवैधानिक आधारों और कानूनों से बंधा होगा। जो राज्य संवैधानिक आधार और संवैधानिक संस्थाओं से बंधे हुए हैं, वहीं पर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के साथ न्याय होगा। इसलिए समता का बोध होना समाज में, राज्य में आवश्यक है। समता का बोध ही न्याय न्याय की संकल्पना को आधारित और एक तरीके से पोषित करने का काम करेगा। इसलिए समता का बोध न्याय की संकल्पना के लिए सबसे आवश्यक वस्तु है कि ये व्यक्ति को एहसास होना चाहिए, स्वयं में एहसास होना चाहिए, हाँ, हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति के अपने-अपने हित हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। हाँ, हम हर व्यक्ति को एक समान अधिकार देते हैं, हर व्यक्ति को न्याय उसी दायरे में मिल पाएगा जब एक व्यक्ति दूसरे के न्याय के लिए लड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति दूसरे के न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा, समाज में न्याय स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति सक्षम हो अपने न्याय और अपने अधिकारों को पाने के लिए। ये राज्य की भी ज़िम्मेदारी बनती है और एक सिविल सोसाइटी, एक सभ्य समाज की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि दूसरे के न्याय के लिए लड़ना, और दूसरे के न्याय के लिए जब तक समाज उठकर खड़ा नहीं होगा, उस समता के बोध को अर्जित नहीं करेगा, उस समता के बोध को नहीं उससे प्रभावित होगा, तब तक न्याय की संकल्पना पर बात करना बेमानी होगी। और इसीलिए समता मूलक समाज तभी स्थापित हो सकता है जब समता का बोध समाज में स्थापित हो जाए कि हाँ, हम सब समान हैं, हम सबके अधिकार समान हैं, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आर्थिक आधार पर हम अलग-अलग वर्गों में भले बँट सकते हैं, लेकिन मनुष्य की जब मनुष्यता या मानवता की बात आएगी, तो हम सब समान हैं, और हम सब समान होने की दृष्टि से ही एक समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। और हम सबके अधिकारों को, हम सबकी संपत्तियों को, हम सबके स्वतंत्रताओं को इस समाज में सुरक्षित रखा जाएगा, और तभी जाके न्याय की संकल्पना को सही मायने में स्थापित किया जा सकता है। एक न्याय की संकल्पना को संसाधनों के पुनर्वितरण के आधार पर भी देखा जा सकता है। देखिए, राज्य की संकल्पना क्यों आई? राज्य की संकल्पना के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि संसाधनों का पुनर्वितरण संभव हो सके, क्योंकि एक जब राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, इस प्रक्रिया में देखा गया कि संसाधनों का वितरण बहुत ही अनियमित था। कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत ज़्यादा थे, कुछ लोगों के पास संसाधन बहुत संतुलित मात्रा में थे, और कुछ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था समाज में जिसके पास संसाधन विहीन था, जिसके पास संसाधन नहीं थे। तो एक देखा गया कि समाज में एक बड़ा रिफ्ट था, समाज में एक क्लैश था, समाज में अराजकता का माहौल था। तो राज्य की संकल्पना इसीलिए आई कि ऐसे राज्य की संकल्पना को स्थापित किया जाए जहाँ पर न्याय जैसी बातों को स्थापित किया जा सके और न्याय को एक आधार बनाया जा सके। न्याय जब तक स्थापित नहीं होगा तो अन्याय के साथ हम भेद नहीं कर पाएंगे, इसलिए न्याय को स्थापित करना आवश्यक है ताकि अन्याय के साथ भेद कर सकें। इसलिए जब राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो राज्य की सबसे पहली शर्त थी कि राज्य व्यक्ति को सुरक्षा देगा, और व्यक्ति को सुरक्षा तब देगा जब व्यक्ति को सुरक्षा देने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सुरक्षा का अर्थ है कि उसके जीवन का सुरक्षा, उसकी संपत्ति की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता की सुरक्षा। इन 3 विषयों को अगर राज्य सुनिश्चित कर सकता है या कर पाता है, तभी राज्य का अस्तित्व रहेगा। और वो तमाम राज्य फेल हो गए जो इन 3 चीज़ों को सुरक्षित करने में असमर्थ हैं। एक तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है उसकी संपत्ति की स्वतंत्रता और उसके जीवन की स्वतंत्रता। जो इसलिए स्वतंत्रता को, उसकी संपत्ति को और उसके जीवन जीने के अधिकार को अगर कोई समाज सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो समाज फेल्ड सोसाइटी होगी। उसे हम एक असफल समाज कहेंगे, एक असफल राज्य कहेंगे। आजकल हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ है, उसे हम फेल्ड स्टेट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति की ज़रूरतें सुरक्षित नहीं हैं, अन्यायपूर्ण समाज हो चुका है, वहाँ पर अराजकता है। जिस तरीके से सेना और नागरिकों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फेल्ड स्टेट हो चुका है। एक राज्य जो अपनी पटरी से उतर गया है, जो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया था, वो राज्य उन आवश्यकताओं से बहुत दूर चला गया है, और राज्य में आज बहुत ही केओटिक सिचुएशन, एक संघर्षपूर्ण समाज की स्थापना हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो न्याय की जो संकल्पना है, वो आवश्यक है समाज में, और वो तभी संभव है जब राज्य अपनी मूलभूत ज़रूरतों को, मूलभूत
चीज़ों को, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को समझे और समाज में उनको लागू करे। दूसरी बात हमने जिस बात पे जोर दिया कि न्याय के पुनर्वितरण, राज्य के बनने की प्रक्रिया ही राज्य के पुनर्वितरण पर आधारित है। जब संसाधनों में असमानता देखी गई, तब राज्यों की परिकल्पना की गई कि हाँ, राज्यों के बनने से हमारे संसाधनों का जो प्राकृतिक संसाधन है, जो मनुष्य ने अर्जित किए हैं अपनी मेहनत से, उसका पुनर्वितरण हो सके। एक जहाँ पर संसाधन सभी व्यक्ति के साथ, सभी व्यक्ति के पास उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसे मिल सके। एक इस भावना को जब तक समाज स्थापित नहीं करेगा, समाज कभी न्यायपूर्ण समाज नहीं होगा। इसलिए राज्य का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि राज्य कैसे न्याय की संभावनाओं को समाज में स्थापित करे। न्याय स्थापित होने से बहुत सारे सिद्धांतों को हम बांध सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का आधार न्याय की इन संकल्पना पर टिका हुआ है। न्याय समाज में होगा तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकता है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रह सकती है, व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार को सुरक्षित रख पाएगा, व्यक्ति अपने संपत्ति को सुरक्षित रख पाएगा, व्यक्ति अपने जीवन के अधिकार के साथ-साथ अपने अपने तमाम आवश्यकताओं और अब की पूर्ति भी समाज के भीतर कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो न्याय एक ऐसी संकल्पना है जो अन्य संकल्पनाओं को भी पोषित करती है। न्याय की संकल्पना समाज में स्थापित होगी तो अन्य संकल्पनाएँ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पॉलिटिकल थियरीज़ के, लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, लॉज़ है, लिबर्टी है, ये तमाम चीज़ें की पूर्ति समाज में सुनिश्चित हो सकती है। दूसरा विषय मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ कि न्याय और कानून। देखो, न्याय और कानून एक दूसरे के पूरक हैं। कानून समाज में इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था, एक लिखित दस्तावेज समाज को एक निर्देश देता है, समाज को दिशा निर्देशन का काम करता है, एक डायरेक्शन देता है समाज को। किसी भी देश ने संविधान बनाया है तो संविधान का कार्य क्या है? संविधान का कार्य है दिशा देना। किसी समाज को, किसी राज्य को, राज्य की संस्थाओं को और व्यक्ति को, सभी घटकों को जो उस राज्य के घटक हैं, उन सबको दिशा देना कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, उनका उनका परिसीमन करना, उनके अधिकारों का परिसीमन करना, उनके क्षेत्र से उनको अवगत कराना, उनके अधिकारों से उन्हें अवगत कराना। भविष्य कैसा हो, उसकी भी सुनिश्चितता उस संविधान के दायरे में रहकर ही सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्ति के अधिकारों की सुनिश्चितता, उसका दायरा ही संविधान के आधार पर टिका है। संविधान को व्याख्या करेंगे, कोई भी सभ्य समाज जो भी संविधान के आधार पर चलता है, वो एक तरीके के अपनी संभावनाओं का परिसीमन कर रहा है संविधान के अनुसार। तो एक तरीके से कानून जो है, जो जिसे हम संविधान के दायरे से समझते हैं, वो कितना आवश्यक है, कानून कितना आवश्यक है। एक सभ्य समाज के लिए कानून बहुत आवश्यक है। रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं कि कानून का शासन। कानून का शासन इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर समाज में अराजकता को खत्म करना है, समाज में एक समतामूलक समाज बनाना है, न्यायपूर्ण समाज स्थापित करना है, स्वतंत्रता, कानून की आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं हैं भौतिक जीवन की, उनकी पूर्ति करनी है, तो एक कानून का एक समाज में होना बहुत आवश्यक है। एक ऑर्डर का होना, एक सिस्टम का होना, एक व्यवस्था का होना अति आवश्यक है, तभी जाकर हम कानून की स्थापना। इसलिए कानून को और कानून की संकल्पना को स्थापित करने के लिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, न्यायपालिकाओं की रचना हुई। अगर हम प्रारंभ से देखें तो न्याय की व्यवस्था को और कानून की व्यवस्था को सुचारू रूप के लिए दंड का प्रावधान था। राजा दंड देता था, एक कानून का संचालन होता था, एक कोड ऑफ कंडक्ट था। एक राजा का एक अपना कोड ऑफ कंडक्ट था जिसके माध्यम से वो अब तमाम ऐसे लोगों को दंड देता था जो राज्य की इन राज्य की अनुशासन को भंग करते थे, राज्य के कानून व्यवस्था को भंग करते थे, राज्य के व्यक्तिगत जो राज्य का संप्रभुता या राज्य का जो सिद्धांत है उसके विपरीत जाते थे, या व्यक्ति जो राज्य के भीतर रहने वाला एक व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता को भंग करते थे। तो ऐसे लोगों को दंड देने का भी प्रावधान था ताकि उन्हें दंडित किया जा सके और इससे एक ऐसा दृष्टिकोण भी विकसित किया जा सके अन्य लोगों के लिए कि लोग कानून का पालन करने के लिए बाध्य हो सकें,
कानून को मानने के लिए बाध्य हो सके, कानून के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो सके, और कानून एक ऐसी आवश्यकता बन जाए जिसमें हर व्यक्ति उस कानून को स्वीकार करे और उस कानून के अनुरूप उसका व्यवहार हो। समाज में एक सभ्यता, एक व्यक्ति के आपस में एक समन्वय का आधार विकसित हो सके, और समाज आपस में एक दूसरे के साथ समता की भावना से और एक समानता की भावना से विकसित हो सके, और हम सब एक साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए और समाज के साथ साथ राज्य का विकास सुनिश्चित कर सके। तो कानून की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, और वो आवश्यकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानून ही एक ऐसी इकाई है, एक ऐसी मैकेनिज्म है जो न्याय को सुदृढ़ कर सकती है। न्याय सिर्फ चर्चा और विमर्श से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। न्याय को स्थापित करने के लिए हमें प्रकल्प चाहिए, संस्थाएं चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, लिखित रूप से कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए। उसको मनवाने के लिए वो बाध्यकारी संस्थाएं भी चाहिए जो व्यक्ति को बाध्य कर सके, न्याय की संकल्पना को उसे बांधा जा सके, अन्याय करने से उसे रोका जा सके। नहीं तो फिर अगर कानून नहीं होगा तो हम सिर्फ बिना आधार और सैद्धांतिक आधार पर न्याय को स्थापित समाज में नहीं कर सकते। तो एक ऐसी राज्य में व्यवस्था होनी चाहिए जो कि न्याय की संभावनाओं को परिलक्षित करे। कहने का अर्थ है कि न्याय के वातावरण को बनाए रखने के लिए एक ऐसी मशीनरी की आवश्यकता है, एक ऐसी कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है, और उस प्रावधान के अनुरूप ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है, और उन संस्थाओं के अनुरूप ऐसी सरकार की आवश्यकता है जिसके माध्यम से न्याय की संकल्पना को पोषित किया जा सके। हम दो तरह के कानूनों की बात करते हैं। पहला कानून है जो हमें प्रकृति कानून है, जो प्रकृति से हमें मिला है, और हम मनुष्य जब प्रकृति के साथ समन्वय बनाकर जी रहे थे, जब राज्य जैसी संकल्पनाएं नहीं थी, कमजोर थी, समाज जैसी अवधारणाएं कमजोर थी, व्यक्ति का एकाकी जीवन था, व्यक्ति स्वयं में आत्मनिर्भर था, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से करता था, और व्यक्ति एक तरीके से एक सामाजिक जो अवधारणा है उससे बाहर था, एक एकाकी जीवन था, प्रारंभिक समय की बात है। तो एक कुछ ऐसे प्राकृतिक कानून थे जो कि व्यक्ति को उस प्रकृति से मिले थे, नेचुरली मिले थे, बाय बर्थ उसको मिले, और वो जो समाज में आया तो वो उन प्राकृतिक कानून की या प्राकृत कानून की संभावनाएं और बलवती हो गई और प्रगाढ़ हो गई, लोगों में उनकी स्वीकार्यता और ज्यादा बढ़ गई। तो एक प्रकृति से मिलने वाले ऐसे कानून हैं, और दूसरे कानून ऐसे हैं जो हमें नागरिक कानून की श्रेणी में रखते हैं, जो राज्य बनने के बाद नागरिकों के लिए कानून बनाए गए कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, नागरिकों का कार्य क्षेत्र क्या है, नागरिक किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस तरीके से काम करेंगे। एक वो राष्ट्रीय कानून है, संवैधानिक कानून, उनका दायरा है, उनका परिसीमन है कि व्यक्ति के अधिकार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, व्यक्ति के जीवन का आधारभूत स्तंभ कानून बन गया। और इस तरीके से प्रकृति कानून और नागरिक कानून, दो कानूनों को हम ऐसे विभाजित कर देखते हैं, और इन कानूनों के बल पर ही समाज में न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर एक समय के लिए सोचिए कि अगर न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाएं, ये सब खत्म हो जाएं, तो क्या समाज में न्याय की अवधारणा रह सकती है? नहीं रह सकती है। कारण है कि उसको जब तक ये बाध्यकारी संस्थाएं, कानून नहीं होंगे, न्याय की अवधारणा सिर्फ और सिर्फ कपोल कल्पना ही मात्र रह जाएगी। इसलिए एक व्यवस्था का होना, संस्थाओं का होना, संवैधानिक संस्थाओं का होना, सरकार का होना, और उसके माध्यम से उस कानून को स्थापित करना, कानून का भय होना, कानून की स्वीकार्यता को हर व्यक्ति तक ले जाना, तभी जाके न्याय की संकल्पना को सुनिश्चित किया जा सकता है। वितरण, हमारे कानून की जो व्यवस्था है वो वितरणात्मक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, समान वितरण है। हाँ, हर व्यक्ति को वो न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसी खास वर्ग विशेष के लिए नहीं है, न्याय समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। इसलिए समाज ये सुनिश्चित करे कि न्याय की जो संकल्पना है वो वितरणात्मक हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं। अरस्तु कहते हैं कि न्याय की संकल्पना सभी के लिए है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को उसके अधिकारों को सुरक्षित करना, उसके कानून के माध्यम से उसके अधिकार, उसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित करना, और जिसके माध्यम से न्याय की संकल्पना स्थापित हो पाती है। और न्याय की संकल्पना स्थापित होने के लिए उसका वितरण बहुत आवश्यक है, अंतिम व्यक्ति तक।
जिसको थ्योरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स भी कहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, ऐसे राज्य का संकल्प होना चाहिए। वितरण ऐसा होना चाहिए कि न्याय सिर्फ किसी अग्रिम पंक्ति तक ही नहीं, बल्कि पंक्ति के आखिरी तक, अंत्योदय तक, आखिरी पे खड़े व्यक्ति तक भी न्याय पहुंचे, ऐसे राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए। उसको बोलते हैं वो सब्सटेंसिव जस्टिस, जिसे जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के भी नाम से जानते हैं। तो अरस्तु और रॉल्स और बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य के संकल्पना के पीछे, राज्य जब बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो राज्य का जो नेचर कैसा होगा, राज्य की प्रकृति कैसी होगी, तो राज्य की प्रकृति बड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव का अर्थ है कि हर समाज में हर व्यक्ति को न्याय मिले। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जब प्रकृति हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव है। जो पर्यावरण में हम रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में हम रहते हैं, जिस पारिस्थितिकी में रहते हैं, इकोलॉजी में रहते हैं, सूर्य की किरणें सभी के लिए, पानी सभी के लिए, वायुमंडल सभी के लिए, अच्छी हवा सभी के लिए। कहने का मतलब क्या है, प्रकृति जब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव, तो राज्य का भी नेचर ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। राज्य ये सुनिश्चित करे, ये राज्य की एक आदर्श परिकल्पना है, राज्य की एक संकल्पना है, और ये उस संकल्पना के भीतर ही ये विषय वस्तु आती है कि राज्य का जो नेचर हो वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित हो, सभी तक न्याय पहुंचे, और बिना किसी भेदभाव के। ये भी आवश्यक है, सिर्फ वर्ग विशेष के लिए नहीं, उस किसी भी भेदभाव के बिना न्याय सभी को समान रूप से मिले, ऐसा समाज एक आदर्श समाज कहलाता है, जिसकी बात प्लेटो भी करते हैं, जिसकी बात अरस्तु भी करते हैं। और दोनों लोगों ने जब व्याख्या की है ग्रीक पॉलिटिकल फिलॉसफीज में, तो एक आदर्श समाज की व्यवस्था की है, और आदर्श समाज की व्यवस्था के पीछे एक आधारभूत स्तंभ वो शिक्षा और न्याय को मानते हैं। दो चीजें ऐसी आधारभूत हैं जिसको वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं, वो एक शिक्षा और दूसरा है न्याय। क्योंकि वो कहते हैं कि न्याय तभी स्थापित होगा जब व्यक्ति शिक्षित होगा, और शिक्षित तब होगा जब व्यक्ति एक न्यायपूर्ण समाज में रहेगा। तो एक दूसरे के वो पूरक हैं, और जब दोनों एक दूसरे की चूंकि पूरक हैं, और दोनों ही आधारों से एक आदर्श समाज की स्थापना, एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है। इसके लिए राज्य को शक्तिशाली होना चाहिए, राज्य को कानून मनवाने के लिए एक ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देना चाहिए जिसपे लोग उस कानून को माने, क्योंकि वो मानते हैं, जिसे हॉब्स मानता है ना, कि मनुष्य प्रकृति से भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति है। मनुष्य से वो निष्कपट एक तरीके से उसका व्यवहार नहीं है। वो निश्चित रूप, हॉब्स कहते हैं, वो निश्चित रूप से लालची है, वो शोषण करने वाला है, उसकी गलत दिशा में उसका ध्यान जाने वाला है। उसका कहने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति के भीतर चालाकी, कपट, ये व्यक्ति के स्वभाव का एक अभिन्न हिस्सा है। हॉब्स ऐसा मानता है। इसलिए हॉब्स ने अपने पुस्तक द लेवियाथन में वो जिक्र करते हैं कि मनुष्य चूंकि ऐसे स्वभाव से ग्रसित है, इसलिए एक ऐसे राज्य का, एक ऐसे संप्रभु राज्य का होना आवश्यक है जो कि व्यक्ति को ऐसे स्वभाव से दूर ले जा सके, और व्यक्ति समता मूलक समाज में अपनी बाधित स्वतंत्रताओं के साथ, बाधित स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ लिमिटेड फ्रीडम लिबर्टी के साथ व्यक्ति रह सके। व्यक्ति जब अपनी एक राज्य में, वो लेवियाथन में लिखते हैं कि जब व्यक्ति एक राज्य में रहने का प्रण करता है तो वो अपनी संप्रभुताओं का त्याग कर देता है। फिर उसे निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो राज्य को निर्णय लेने का अधिकार है। क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्या उसके लिए अनुचित है, क्या उचित है, ये सारे मूलभूत जो प्रश्न है वो राज्य के परिसीमन में आते हैं, व्यक्ति के परिसीमन में नहीं आते। एक बार व्यक्ति ने राज्य में रहना स्वीकार कर लिया, इसका मतलब है राज्य के कानूनों से बंध गया। अब उसे कानून मानने पड़ेंगे, उसकी परंपराओं को मानना पड़ेगा। वो राज्य की संप्रभुता को बाधित नहीं कर सकता, राज्य की संप्रभुता को क्वेश्चन नहीं कर सकता, प्रश्न नहीं कर सकता। इसलिए एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हॉब्स ने दिया। वो कहते हैं न्यायपूर्ण समाज तभी स्थापित हो जाएगा जब राज्य बहुत शक्तिशाली होगा। राज्य के पास अपार शक्तियां होनी आवश्यक हैं, तभी जाके राज्य में ये जो मारकाट है, जो संघर्ष है, नृशंस हत्याएं जो हो रही हैं, जो तमाम तरह के ये जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं यूरोप के समाज में 15वीं-16वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्षों तक जो मारकाट हुई, उसका प्रतिफल था
हॉब्स का ये लेवियाथन। और वो लेवियाथन में कहते हैं कि अगर इन चीजों पर हमें प्रतिबंध लगाना है तो राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिए, राज्य को एक दानों, महादानों के स्वरूप में वो लेवियाथन, एक ग्रीक अ, अ, भाषा के आधार पर, मिथ के आधार पर वो एक महादानों का एक स्वरूप देना चाहते हैं। वो राज्य को एक ऐसा शक्तिशाली स्वरूप में रखना चाहते हैं जो राज्य सही मायने में पूरी तरीके से समाज को केंद्रित कर सके, संयमित कर सके, अनुशासित कर सके। तभी जाके समाज अपने परम उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए राज्य का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बाधित हो तो हो, व्यक्ति की समानता बाधित हो तो हो, लेकिन राज्य अपने स्वभाव से दूर नहीं जाएगा। तो इसलिए राज्य का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है। ऐसे लॉक और रूसो जैसे जो कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आधारित है, वो कहते हैं एक न्यायपूर्ण समाज कैसे स्थापित हो। इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति जब समाज के साथ समन्वय समझौता किया उसने, तो समझौते के पीछे कुछ तार्किक शर्तें थी। वो तर्कें क्या थी कि व्यक्ति की प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, ये इंश्योर करेगा राज्य, उनको बाधित नहीं कर सकता। क्योंकि राज्य और व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध एक तरीके का कॉन्सेंसुअल है, एक समझौते पर आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, एक सहमति पर आधारित है, समझौता है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है दूसरे के साथ व्यक्ति और राज्य का, तो राज्य को भी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा और व्यक्ति को भी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। तभी जाके समझौता सही मायने में एक पटरी पर आता है। जब दोनों दोनों पार्टियां समझौतों को मानती हैं, तभी जाके एक दूसरे के साथ समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और व्यक्ति का जब राज्य के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब सामाजिक समझौता हुआ है, जो तीनों ही स्कॉलर्स हॉब्स, लॉक, रूसो इस बात को मानते हैं कि तीनों के बीच में जब सामाजिक समझौता हुआ है, इसका अर्थ क्या है कि समाज की भी कुछ सीमाएं हैं, राज्य की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। लॉक कहते हैं कि व्यक्ति के प्रकृति अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता। रूसो कहते हैं कि राज्य में व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन राज्य उसमें बहुत सारी बाधाएं पैदा कर देता है, बंधनों में बांध देता है। ये राज्य का स्वरूप है। इसलिए न्याय ऐसी संकल्पना में कैसे सुनिश्चित हो, सभी थिंकर्स, सभी राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग इस बात को बहुत जोर देते हैं कि राज्य में न्याय की संकल्पना को तभी पोषित किया जा सकता है जब सही कानूनी व्यवस्था हो, सही कानूनी व्यवस्था का आधारभूत स्तंभ हो, उसको लागू करने की के पीछे एक अभेद पूर्ण नीति हो, एक अनबायस्ड अप्रोच हो और एक वितरणात्मक प्रणाली हो, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम हो जो हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित कर सके हाँ कि समाज में रहते हुए उसे न्याय मिलेगा, तभी एक आदर्श समाज बन सकता है। ये प्लेटो, अरिस्टोटल से लेके आज के तमाम आधुनिक राजनीतिक चिंतक इसी बात को मानते हैं कि न्याय एक की अवधारणा तभी एक सभ्य समाज में संभव है जब कानून का अनुपालन हो, जब अनुशासन हो, एक राज्य के अधिकार सुनिश्चित हो, व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हो, सबका परिसीमन सुनिश्चित हो, आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। और तभी जाके जब समाज के मध्य में, राज्य के मध्य में एक समता बोध हो, और जब समता का बोध होगा, एक सामाजिक न्याय की परिकल्पना साक्षात्कार होगी, तभी व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के बीच एक संतुलन स्थापित होगा। और जब सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये तमाम ये चीजें, सामुदायिक हित और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणाएं जब एक साथ समाज में लागू होंगी, तभी जाकर समाज में न्याय सुनिश्चित हो सकता है, तभी जाके न्याय की जो अवधारणा है वो सुनिश्चित हो सकती है। अब मैं जॉन रॉल्स को थोड़ा सा भी यहाँ पर उसका संदर्भ लेना चाहूंगा। रॉल्स ने दो बातें कही। जॉन रॉल्स कहते हैं कि उसके लिए आवश्यक है, वो कहते हैं न्याय को समाज में स्थापित करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि संवैधानिक लोकतांत्रिक होना। संवैधानिक लोकतंत्र होना का अर्थ है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं संविधान के अनुरूप काम करें, जब समाज में लोकतंत्र स्थापित हो और संविधान की जो स्वीकार्यता है हर नागरिक में हो, हर संस्थाओं में हो, संविधान कहीं संविधान पर कोई प्रश्न न लगे, लोकतंत्र पर कोई प्रश्न न लगे। इसलिए संवैधानिक लोकतंत्र पहली शर्त है किसी भी समाज को न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं एक निश्चित रीति से, एक सिस्टम से,
एक ऑर्डर समाज में व्यवस्थित होना चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑर्डर निश्चित होना चाहिए कि समाज में न्याय की दिशा कैसी होगी, दिशा का क्रम क्या होगा, वो कैसे न्याय व्यक्ति आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा, कैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है, कैसे समाज में समता सुनिश्चित हो सकती है। उसका जब एक रीति नहीं होगी, एक सिस्टम नहीं होगा, एक वे नहीं बनेगा, एक ऑर्डर नहीं बनेगा, तब तक समाज में न्याय की अवधारणा सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो न्याय दो बातों पर ध्यान देते हैं, एक संवैधानिक लोकतंत्र और दूसरी बात है एक निश्चित रीति, एक सिस्टम, एक मॉडल के अनुरूप एक सब्सिक्वेंट एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम के अनुसार ही न्याय की अवधारणा समाज में स्थापित हो सकती है। इस आधार पर न्याय की संकल्पना को हम समझते हैं। इकाई 6 में अधिकारों की चर्चा की गई है। अधिकारों की चर्चा में हम सब मानते हैं कि व्यक्ति के जन्म के साथ उसको कुछ अधिकार, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, व्यक्ति को कुछ अधिकार उसको प्रकृति जन्म मिले हैं, जीवन जीने का अधिकार है, वो कोई छीन नहीं सकता, कोई समाज, कोई व्यक्ति के जीवन के साथ उसके जीवन जीने का अधिकार जुड़ा हुआ है और जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सारे तंत्र, सारे मंत्र, सारे यंत्र बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं गढ़ी गई हैं, समाज से लेकर राज्य और राज्य से लेकर कानून और व्यवस्थाएं, संविधान, ये तमाम व्यवस्थाएं ही जीवन को सुनिश्चित और जीवन को सुरक्षित रखने के लिए की गई हैं। सबसे मूलभूत आवश्यकता और सबसे मूलभूत जो जरूरत है वो जीवन है। मनुष्य का जीवन सुरक्षित है तो मनुष्य का राज्य सुरक्षित है, मनुष्य का समाज सुरक्षित है और इसलिए मनुष्य के जीवन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो उसके प्राकृतिक अधिकारों से मिला है। राज्य बनने के पीछे भी सबसे पहली शर्त थी कि मनुष्य का जीवन सुरक्षित है कि नहीं। इसलिए तमाम राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएं गढ़ी गई कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित है कि नहीं। सबसे पहले सिक्योरिटी है, उसके जीवन की सिक्योरिटी है कि किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति तब तक उस समाज का हिस्सा नहीं हो सकता, या यूं कहें कि उस समाज में रहने वाला व्यक्ति का जीवन जब तक सुनिश्चित नहीं हो सकता तब तक वो समाज का अंग नहीं है। समाज ऐसी संकल्पना का होने का कोई परिणाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब राज्य बना तो व्यक्ति ने सबसे पहला यही समझौता किया कि आप मुझे जीवन की सुरक्षा देंगे। इसलिए राज्य हर वो भरसक प्रयास करता है कि कैसे हमारे नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो सके और नागरिकों का जीवन सुरक्षित हो, यही राज्य का सबसे पहला उद्देश्य है। दुनिया भर के तमाम समाज आज कटघरे में खड़े किए जाते हैं जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को जीवन नहीं समझते। आज उन तमाम समाजों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें प्रतिकार की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। इसलिए समाज में मनुष्य के व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा सबसे बड़ा अधिकार व्यक्ति के जीवन का है। आज समाज व्यवस्था, संविधान, राज्य सरकार, बहुत सारी संवैधानिक संरचनाएं, संस्थाएं बन गई हैं। उसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का जीवन कैसे सुनिश्चित हो, व्यक्ति के जीवन में कोई बाधा ना आए। और राज्य ने जब व्यक्ति के जीवन को सुनिश्चित करने का समझौता व्यक्ति के साथ किया, तभी राज्य अस्तित्व में आया, तभी राज्य की संकल्पनाओं को सही मायने में स्वीकारा गया, तभी राज्य को लोगों ने स्वीकारा कि हाँ, ये मुझे मेरे जीवन की सुरक्षा दे सकता है, ये मेरे प्रकृति मिले हुए अधिकारों की सुरक्षा दे सकता है। दूसरे संदर्भ में प्रकृति के अधिकारों की बात आए तो संपत्ति का अधिकार। पूरा राजनीतिक चिंतन इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा को लेकर है। जब प्रथम रूप में समाज की अवधारणाओं पर चर्चा शुरू हुई तो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर हुई कि व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, ये सुनिश्चित कैसे होंगे। एक हम जब सभ्य समाज में आते हैं तो हमारे बहुत सारे अधिकार हमें छोड़ने भी पड़ते हैं, क्योंकि स्वच्छंद नहीं हो सकते। समाज में हम रहते हैं तो समाज का अपना एक दायित्व है। स्वतंत्रता मिलती है, स्वच्छंदता नहीं मिलती है। स्वतंत्रता इसलिए मिलती है क्योंकि समाज के दायित्व को निर्वहन हम करते हैं, तभी जब दायित्व का निर्वहन करते हैं तभी वो स्वतंत्रता हमें मिलती है। जब तक राज्य नहीं था तो व्यक्ति स्वच्छंद था, लिबर्टेरियन था।
उसको कहीं जवाबदेही नहीं थी, उसका कहीं उत्तरदायित्व तो नहीं था। उसे जो मिला, जो किया, उसने जैसा भी न्याय को समझा, वो बड़ी मछली का सिद्धांत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और मत्स्य सिद्धांत न्याय सिद्धांत है, उस आधार पर समाज चल रहा था। समाज में क्योस था, समाज में अराजकता थी, अन्यायपूर्ण समाज था, शोषण था, जो बलवान व्यक्ति था वो कमजोर का शोषण करता था। इस तरीके से समाज में तमाम असमानताएं व्याप्त थी। लेकिन जैसे ही सभ्य समाज की स्थापना हुई, जैसे ही सभ्य समाज के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, इन तमाम संकल्पनाओं पर, जो कि प्रारंभिक काल से चली आ रही है, इस पे सब ने प्रश्न लगाने शुरू कर दिए। आखिर क्यों, कब, कैसे, आखिर कब कैसे बंद होगा ये सब? तब जाके अधिकारों का सुनिश्चितीकरण हुआ, डिटरमाइन किया गया कि कैसे अधिकार होंगे, व्यक्ति के अधिकार कौन कौन से हैं। एक अधिकार तो व्यक्ति जन्म के साथ प्राप्त करता है, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। प्रकृति के अधिकारों में जीवन जीने का अधिकार, जैसा अभी हमने उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त में व्याख्या की। फिर उसके साथ उसका संपत्ति का, जो व्यक्ति ने जो अर्जित किया, अपनी मेहनत से जो अर्जित किया है, अपनी लगन से, अपनी इच्छा से जो अर्जित किया है, उसको राज्य उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। प्रकृति के अधिकारों में संपत्ति की सुरक्षा सबसे बड़ा अधिकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राज्य की कानून और राज्य की व्यवस्थाओं को माने क्यों? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि व्यक्ति हमारी संपत्तियों को सुरक्षित रखता है, व्यक्ति हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, व्यक्ति हमारे स्वतंत्रताओं, हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है। जब समाज हमारी स्वतंत्रताओं और अधिकारों को सुरक्षित रखता है, तभी हम राज्य की संकल्पना को, उसके स्वरूप को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि हम राज्य इस भीष्ट अभिष्ट राज्य का अंग हैं, क्योंकि ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमारे प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति और राज्य के बीच का जो समन्वय है, ये अधिकारों से पुनर्भाषित होता है। अधिकार होंगे समाज में, तभी जाके एक समन्वय बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य और व्यक्ति के बीच में समन्वय होगा, समझौता जो राज्य और व्यक्ति के बीच में हुआ है, वो सही मायने में तभी फलस्वरूप सफल होगा, जब व्यक्ति और राज्य के बीच में एक समन्वय होगा। जब राज्य सुनिश्चित करेगा कि व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हैं, और ये कैसे सुनिश्चित हैं? ये सुनिश्चित होंगे कानून से, ये सुनिश्चित होंगे उसके संविधान से, ये सुनिश्चित होंगे एक सभ्य समाज से, ये सुनिश्चित होंगे जब समाज के हर व्यक्ति ने अपने कुछ अधिकारों को त्यागा होगा, और ये सुनिश्चित होंगे जब संविधान की हम सार्वजनिक हित और सार्वजनिक जो सामुदायिक हित हैं, उसको हमने स्वीकारा होगा। तब हमने एक सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारा होगा। अगर हम सामुदायिक हित को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो हम फिर एक तरीके के सामाजिक परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारना है तो हमें सामुदायिक हितों को स्वीकारना होगा। हमें दो तरह की इच्छाएं, रूसो कहते हैं दो तरह की इच्छाएं हैं। एक इच्छा है सामान्य इच्छा, एक होती है व्यक्तिगत इच्छा। सामान्य इच्छा व्यक्ति के समाज और सामुदायिक हितों के साथ जुड़ी है, जिसे हम कहते हैं जर्नल विल। समाज और राज्य का अस्तित्व इसी सामाजिक जो हमारी जो सामान्य इच्छा है, इस पर आधारित है। और व्यक्ति की एक व्यक्तिगत इच्छा है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, व्यक्ति के अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, जिसका सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से लेना देना है। वो उसकी प्रतिपूर्ति कैसे करेगा, ये व्यक्ति का विषय है, ये समाज का विषय नहीं है। समाज के विषय के लिए सामुदायिक विषय है, सामुदायिक हित है, जर्नल विल से तय होगा। इसलिए राज्य की कानून की व्यवस्थाएं इन दो इच्छाओं की प्रतिपूर्ति और उनको सुरक्षित रखने का एक अभिन्न प्रयास है। इसलिए आवश्यक है कि राज्य में अधिकार जो व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं प्रकृति से, और जो राज्य से उसको राज्यिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसे कानूनी अधिकार मिल कहते हैं, वो दोनों तरह के अधिकार एक सभ्य समाज में सुनिश्चित होंगे। तभी जाके मनुष्य में सामुदायिक भावना का विकास होगा, तभी जाके सामुदायिक हितों का विकास होगा, और तभी कभी व्यक्ति और समाज और राज्य विकास कर पाएगा। व्यक्ति, समाज और राज्य के विकास की जो संकल्पना है, तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अधिकारों को पुनर्भाषित करेगा, एक सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजरेगा। उसमें एक, जब हम समाज का अभिन्न हिस्सा बनते हैं, तो हम एक सामाजिक दायित्व को स्वीकार करते हैं। फिर हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तिगत व्यवहार नहीं हो जाता है, एक हम सामाजिक दायरे में आ जाते हैं। और हम जब सामाजिक दायरे में आ जाते हैं, तो हमारा व्यवहार एक सामाजिक
व्यवस्थाओं के अनुकूल होता है। हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा चिंतन, हमारा मनन, हमारा मानस, हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रताएं, हमारे कानूनी अधिकार, हमारी समानताओं की अवधारणाएं, ये सब कुछ एक कानूनी दायरे के भीतर रहते हुए एक सामाजिक लक्ष्य को परिलक्षित करती हैं। नहीं तो सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति अगर अपने व्यक्तिगत हितों को समाज में लागू करेगा तो समाज कभी श्रेष्ठ दिशा में बढ़ेगा नहीं। समाज आपस में हमेशा एक समाज में संघर्ष होगा, रिफ्ट होगा। इसलिए अधिकारों के अवधारणाओं पर जब हम प्रकृति के जन अधिकारों की बात करें, चाहे वो राजनीतिक संवैधानिक अधिकारों की बात करें, राज्य प्रदत्त अधिकारों की बात करें, इन सब के बीच में जब समन्वय होगा और एक संवैधानिक संरचनाएं बनेंगी, संकल्पनाएं बनेंगी, व्यवस्थाएं बनेंगी, सरकार होगी और सरकार के साथ साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होंगे, संस्थाएं होंगी जो ये सुनिश्चित करेंगी कि व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित नहीं है, व्यक्ति का विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता। और व्यक्ति के विकास सुनिश्चित नहीं है तो राज्य की परिकल्पना होना बेकार है। राज्य की परिकल्पना का होने के पीछे उद्देश्य है, राज्य क्यों ही बना था? राज्य बना ही इसलिए था कि व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रख सके। हमने ताला लगाया ही इसलिए था कि हम राज्य रूपी ताला हमने लगाया ही इसलिए था क्योंकि हमारे अधिकार इस तिजोरी में सुरक्षित रह। आवश्यकता नहीं है, फिर व्यक्ति स्वतंत्र ही ठीक है। फिर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता कर लेगा, फिर मत्स्य न्याय के अनुसार व्यक्ति चलेगा, जिसे को तैसा। और एक बलवान व्यक्ति कमजोर को जिस तरीके से दबाता, समाज ऐसी प्रगति कर लेगा। लेकिन नहीं, समाज ने सभ्य रूप स्वीकार किया, एक सिविल समाज सबक स्वीकार किया, एक राज्य सरकार सुरक्षा, एक संगठन, एक इंस्टीट्यूशन स्वीकार किए। इसलिए स्वीकार किए क्योंकि व्यक्ति अपने अधिकारों को भी अंकुश करना चाहता है, उसको भी अंकुश करके उन्हें सीमित करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस अधिकारों की होड़ में संघर्ष बढ़ते हैं। क्योंकि अधिकार भी बहुत आयामी है, अधिकारों का कोई परिसीमन नहीं होगा जब तक समाज में सुनिश्चित करना नहीं होगा कि हर व्यक्ति को क्या अधिकार दिए गए हैं। उसके जीवन के अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, उसके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तमाम तरह के अधिकार जो हमारे संविधान में उल्लिखित हैं। जो भारतीय संविधान का अगर हम रेफरेंस लें, ऐसे दुनिया के तमाम संविधानों में अधिकारों की एक पुनर्जोर व्याख्या की गई है। व्यक्तिगत अधिकारों की समाज में किस तरीके से व्याख्या हो सकती है, ऐसे तमाम संविधानों ने अपने अपने नागरिकों को अधिकारों से लाभान्वित किया है। लेकिन उनका एक दायरा है, दायित्व के साथ है। अधिकार दायित्व के साथ है, वो स्वच्छंदता नहीं है, स्वतंत्रता है कि राज्य हमें वो अधिकार दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कुछ कानूनी शर्तें मानी है। एक सभ्य समाज में रहने की कुछ आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताओं को स्वीकारा है और तभी जाके हम उस सभ्य समाज का एक अभिन्न अंग बन पाए हैं, क्योंकि हमने कुछ शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को लागू किया है अपने जीवन में भी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समाज से स्वतंत्रताओं की अपेक्षा करें। समाज के में सिर्फ स्वतंत्रताओं की अपेक्षा नहीं है, समाज में हमें स्वतंत्रताओं के साथ हमें अधिकार भी समाज को संतुलन करते हैं। हम सिर्फ स्वतंत्रता के पीछे नहीं भाग सकते, समाज में हमारे अधिकार भी हमें सुनिश्चित रखे होंगे कि हमें हमारे अधिकार हमारे दायित्वों से, हमारे सामाजिक दायित्वों से हमें जोड़े रखते हैं। इसलिए समाज में स्वतंत्रता और अधिकार एक दूसरे के पूरक है। समाज में सिर्फ स्वतंत्रता नहीं है, समाज में अगर सिर्फ स्वतंत्रता होगी तो ये एक पक्षीय बात हो जाएगी, ये समाज के दृष्टिकोण से बात नहीं होगी। इसलिए समाज में अधिकार और स्वतंत्रता दोनों का समन्वय होना चाहिए और व्यक्ति के जीवन में जब तक ये समन्वय स्थापित होगा तब तक एक सभ्य समाज हमेशा निरंतर विकास करता रहेगा। कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता उसको। कोई भी राजनीतिक सत्ताएं आ जाएं, किसी भी तरह की सत्ताएं आ जाएं, किसी भी तरह का प्रशासन शासन आ जाए, अगर इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संतुलन बना रहेगा तब तक समाज अपनी परिणति से विकास करता रहेगा, अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। बाधा पहुंचाने की किसी में हिम्मत भी नहीं होगी, क्योंकि जब अधिकारों से बंधा है, व्यक्ति जब स्वतंत्रताओं को जानता है और अधिकारों को समझता है, तब तक व्यक्ति को के जीवन
और व्यक्ति की संपत्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को कोई भी समाज, कोई भी संरचना, व्यवस्था छीन नहीं सकती, क्योंकि समाज के परिवर्तन की जो दिशा है वो बिगड़ जाएगी, समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए अधिकार समाज में वो दायित्व हैं, वो जिम्मेदारियां हैं जो कानूनी तौर पर हमें मिले हैं, जो राज्य ने हमें प्रदान किए हैं। प्रकृति ने जो अधिकार दिए वो व्यक्ति के मानव के अधिकारों के साथ सुनिश्चित हैं, और हर राज्य उनकी सुरक्षा के लिए तैयार है। ये उसकी प्राथमिक शर्त है। लेकिन उसके साथ साथ संविधान ने भी हमें कुछ अधिकार दिए हैं। समाज में एक व्यक्ति के विकास के लिए जो आवश्यकताएं हो सकती हैं, संविधान ने सब कुछ दिया है। व्यक्तिगत अधिकार, जीवन का अधिकार, उसकी संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उसको सुरक्षा का अधिकार, उसके स्वास्थ्य का अधिकार, उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार, उसके पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, उसके पंथ मजहब का अधिकार, हर तरीके का अधिकार, मताधिकार का अधिकार। एक सभ्य समाज में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को वो तमाम तरह की स्वतंत्रताएं एक राज्य देता है, जिससे व्यक्ति का विकास हो सके और व्यक्ति और राज्य के बीच में एक समन्वय स्थापित हो सके। व्यक्ति बाधा ना बने, समाज के विकास में व्यक्ति उसका साधन बने। और एक समाज, एक सभ्य समाज, एक जो साध्य है, एक आदर्श समाज कि एक आदर्श समाज बनेगा, तो वो आदर्श समाज की उस अनवरत यात्रा में व्यक्ति उसका सहभागी बने। और व्यक्ति सहभागी तब होगा जब राज्य के समन्वय के साथ वो आगे बढ़ेगा, तभी जाके एक सभ्य समाज की जो प्राप्ति, जो उद्देश्य, जो गोल है, जो गांधी के चिंतन में भी है, जो तमाम राजनीतिक चिंतनों में भी है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी के चिंतन में भी है, इस तरह के विचार को प्राप्त किया जा सकता है कि आखिर वो समाज क्या था। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे तमाम समाजवादी नेता भी इस बात को मानते हैं कि एक सभ्य समाज था। वो सभ्य समाज तब होगा जब वहां उसमें रहने वाला समाज का हर व्यक्ति समानता के अधिकार, सामाजिक न्याय के अधिकारों के साथ, समाज के समन्वय के साथ आगे बढ़ेगा, सहगामी होगा, और उस सहगामी होके ही राज्य अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करेगा। अगर राज्य में व्यक्ति बाधा बन जाएगा, समाज बाधा बन जाएगा, उसका विकास बाधा बन जाएगा, तो समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए अधिकार समाज में इसलिए मिले हैं ताकि व्यक्ति उस समाज के साथ समन्वय बना सके, उस समाज के साथ सहभागी बन सके, विरोध ना कर सके, विरोध की स्थिति ना आ जाए, प्रतिकार की स्थिति ना आ जाए। वो अधिकार की स्थिति, उस प्रतिकार की स्थिति को हटाने के लिए अधिकार की स्थिति लाई गई है समाज में। इसलिए अधिकार समाज में आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए अधिकार समाज में आवश्यक हैं, और जिसके बिना संभव नहीं है कि कोई भी समाज विकास कर जाए। इसलिए जो भी समाज विकास कर रहे हैं, उसके पीछे एक सभ्य समाज के अधिकारों को ठीक ढंग से समझने वाले लोग भी होंगे, उस ठीक ढंग से लोग मानने वाले लोग हैं, तभी समाज का विकास सुनिश्चित हुआ है। अब आप देख लीजिए कि पश्चिमी जगत, पश्चिमी समाज जितना तेजी से विकास कर पाया, क्योंकि लोगों ने अपने अधिकारों को समझा, अपने अधिकारों को जाना। एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने उस अधिकारों को समझा, और उस अधिकारों को समझते हुए उन्होंने समाज के विकास को सुनिश्चित किया एक दिशा की तरफ। और वो समाज हमेशा अविकसित रहा है जिसके नागरिकों ने अधिकारों को नहीं समझा, जिसने अधिकारों के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता को नहीं समझा, वो समाज हमेशा से पिछड़ जाता है, क्योंकि वो समाज के विकास के साथ तारतम्य नहीं बैठा पाता। और जब तक वो तारतम्य नहीं बैठा पाएगा, हमने कहा ना, जब तक व्यक्ति सहभागी नहीं बनेगा समाज के साथ, तब तक कोई भी समाज विकास नहीं कर सकता। और समाज में तभी विकास हुआ है, पश्चिमी सभ्यताओं ने ये करके दिखाया है, ये भारतीय सभ्यताओं ने भी करके दिखाया है कि समाज और व्यक्ति के बीच में समन्वय किस तरीके से एक आधारभूत स्तंभ का निर्माण करता है। इसलिए अधिकार समाज में बहुत आवश्यक है। उदारवादी लोग, अलग अलग चिंतक, उदारवादी, मार्क्सवादी, तमाम तरह की विचारधाराओं के लोग अधिकारों को अलग अलग तरीके से पुनर्व्याख्यात कर रहे हैं। उदारवादी कहते हैं अधिकार व्यक्ति की आवश्यकता है, व्यक्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ही राज्य में आया। इसलिए राज्य का स्वरूप जो है वो एक तरीके के साधन है, उस व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक ताला है जो लगाया गया है कि व्यक्ति के अधिकार उस तिजोरी में सुरक्षित रहें। मार्क्सवादी कहते हैं कि नहीं, राज्य एक प्रतिकार की वस्तु है और अधिकारों को छीनने वाली संस्था है। अगर समाजवाद के माध्यम से हम कम्युनिज्म को लाना चाहते हैं, तो हमें प्रतिकार करना होगा इन तमाम संस्थाओं का जो शोषण कर रही हैं,
क्योंकि ये आपके अधिकारों को आपसे छीन रही हैं। तो ऐसे विचारधाराओं में अधिकारों की रूपरेखा, अधिकारों की संकल्पना, उनकी आवश्यकताओं को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है और इस अधिकार के सिद्धांत को, इस संकल्पना को एक बहुआयामी अप्रोच के साथ समझा जा सकता है कि राज्य में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। धन्यवाद आज के लिए। नमस्कार।